दोस्तों, जैसे कि आप सभी ही जानते होंगे कि हमारी स्पेस एजेंसीज ने पिछले कुछ 28 सालों में 4000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को खोज लिया है। इन एक्सोप्लैनेट्स में से मोस्ट ऑफ द एक्सोप्लैनेट्स जहां हमें अंतरिक्ष में कहीं और जीवन होने की आशा देते हैं, वहीं कुछ एक्सोप्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमारी प्लैनेटरी फॉर्मेशन की समझ को अपनी एग्जिस्टेंस से चैलेंज कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हमारी समझ के अनुसार एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, यानी कि इन ग्रहों का किसी भी तरह से अस्तित्व में आना हमारी समझ के अनुसार पॉसिबल ही नहीं है। इन ग्रहों में से कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनकी सतह पर लावा के समुद्र हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई होस्ट स्टार ही नहीं है। इसी तरह के 10 ग्रहों के बारे में हम जानेंगे जिन्हें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को आपके होस्ट योगेश यानी मेरे साथ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नई वीडियोस की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास 10वें नंबर पर है PSR B12 57+12। सन 1990 में अलेक्जेंडर ने एक पल्सर को खोजा, जिसके 2 सालों बाद सन 2092 में इसके 2 प्लैनेट्स को भी खोजा गया। सन 1992 में पहली बार खोजे गए यह एक्सोप्लैनेट्स किसी तरह से भी हमारे सौर मंडल के किसी ग्रह के जैसे नहीं थे, क्योंकि वो किसी मेन सीक्वेंस स्टार को ऑर्बिट नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वो PSR B12 57+12 जो कि एक पल्सर यानी कि एक तारे के सुपरनोवा से बचे हुए रेमिनेंट को ऑर्बिट कर रहे थे, जो कि साइज में न्यूयॉर्क शहर से भी बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सूर्य से 40% ज्यादा भारी है। इन ग्रहों की खोज के बाद उस तारे को लीच नाम दिया गया, जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से गुजरा था, जो हमारे नेचर की सबसे ताकतवर फोर्स है। इसके बाद 1992 में खोजे गए उन 2 ग्रहों को ड्राउजर और पोल्टरगाइस्ट नाम दिया गया और सन 1994 में एक और ग्रह को उस पल्सर के पास खोजा गया, जिसे फोबेटर नाम दिया गया। इन तीनों ग्रहों का एक पल्सर के पास मिलना पूरी एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी के लिए चौंकाने वाला था कि आखिर यह ग्रह कैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन को सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन बाद में थियोराइज किया गया कि यह ग्रह 2 व्हाइट ड्वार्फ्स के टकराने की वजह से बने हैं। अब चलते हैं 9वें नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है केपलर 78b। सन 2013 में वैज्ञानिकों ने पहला पृथ्वी के जैसा एक्सोप्लैनेट खोजा था, केपलर 78b, जो कि पृथ्वी की तरह एक रॉकी टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड है। इसके पृथ्वी जैसा रॉकी होने की एक सिमिलैरिटी के बिना यह पृथ्वी से पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि यह अपने तारे को हमारे मरकरी ग्रह से भी 30 गुना ज्यादा करीब रहकर ऑर्बिट करता है, जिसका एक साल महज 8.5 घंटों का ही है। और अपने तारे के इतना करीब होने की वजह से इस ग्रह की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 2300 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जिसकी वजह से इस ग्रह को प्लेनेट हेल नाम भी दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिमिटर साल्सिलोव का इस ग्रह के बारे में कहना है कि इस ग्रह पर लावा के समुद्र होंगे और इस ग्रह को किसी तरह से भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी आज की प्लैनेटरी फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार यह ग्रह उस तारे के इतना करीब रहकर किसी तरह से भी नहीं बन सकता। इसीलिए इस ग्रह की फॉर्मेशन आज भी हमारे लिए एक काफी बड़ा रहस्य है। इसी के साथ हम चलते हैं 8वें नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है केपलर 10c। एक रॉकी ग्रह के लिए पृथ्वी के साइज को काफी बड़ा माना जाता है, लेकिन सन 2011 में वैज्ञानिकों को एक ग्रह मिला। इस ग्रह को खोजने वाली वैज्ञानिकों की टीम भी इसे एक रॉकी ग्रह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इस ग्रह की स्टडी से हमें उस समय पता चला कि यह ग्रह एक रॉकी ग्रह तो है ही, जो हमारी पृथ्वी से 15 गुना ज्यादा मैसिव है और जो डायामीटर में भी हमारी पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। यह ग्रह भी अपनी खोज के बाद से प्लैनेटरी फॉर्मेशन की हमारी समझ को चैलेंज कर रहा था। वैज्ञानिकों का कहना था कि इस ग्रह के इतने ज्यादा मैस और इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस ग्रह को अपने पास मौजूद किसी तरह के भी मैटर को अपनी ओर खींच लेना चाहिए, लेकिन यह ग्रह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। यह ग्रह अपने तरह के ग्रहों की एक क्लास को हमारे सामने पेश करता है कि हमारे अंतरिक्ष में इस तरह के भी ग्रह हैं जिन्हें हम मेगा अर्थ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के बारे में कहा कि इस ग्रह के तारे ने शायद अपनी ग्रेविटी से इस ग्रह के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से खत्म कर दिया होगा, जिसकी वजह से यह अपने पास मौजूद मैटर को अपनी तरफ नहीं खींचता।
और अगर खींचता भी होगा तो मोस्ट ऑफ द मैटर इसके साथ किसी तरह से भी बाउंड नहीं कर पाता। इसी के साथ हम चलते हैं 7वें नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है HD 106906b। हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ही एक्सोप्लैनेट्स को डायरेक्ट इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से खोजा है, जिनमें से एक है HD 106906b। यह ग्रह अपने होस्ट स्टार को सूर्य से प्लूटो की दूरी से भी 16 गुना ज्यादा दूरी से ऑर्बिट करता है, और जो हमारे जुपिटर ग्रह से लगभग 11 गुना मैसिव है। यह ग्रह एक ऐसे तारामंडल में है जो महज 13 बिलियन साल ही पुराना है। इसी के साथ साथ जो बात इस ग्रह को और भी अजीब बनाती है वो यह है कि यह ग्रह एक काफी यंग तारे को उसकी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भी काफी परे रहकर ऑर्बिट करता है, जो इस ग्रह की उस दूरी पर हुई फॉर्मेशन को इम्पॉसिबल बना देता है। हालांकि काफी कम चांसेस यह भी हैं कि यह ग्रह उस तारे से ग्रेविटेशनली बाउंडेड ना हो और यह एक बाइनरी सिस्टम के एक पार्ट की तरह फॉर्म हुआ हो, या इस ग्रह की फॉर्मेशन के वक्त यह अपने तारे के काफी करीब हो। लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई भी नहीं जानता। तो इसी के साथ हम चलते हैं 6वें ग्रह की तरफ, जो है प्लैनेट 9। हमारी इस लिस्ट में सबसे अनयूजुअल प्लैनेट है हमारे ही सोलर सिस्टम का एक ग्रह प्लैनेट 9। कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट में पाई जाने वाली ग्रेविटेशनल एनोमली तभी एक्सप्लेन होती है अगर वहां पर कोई नेपच्यून के जितना बड़ा ग्रह मौजूद हो। इस अनजाने प्लैनेट 9 की हमारे द्वारा की गई सिमुलेशन से हमें पता चला कि यह ग्रह प्लूटो के ऑर्बिट से 5 से 18 गुना ज्यादा दूरी पर एक हाईली इंसेंट्रिक ऑर्बिट में हमारे सूर्य को ऑर्बिट कर रहा होगा। हमारे पिछले ग्रह HD 106906b की तरह ही ऐसा लगता है कि यह प्लैनेट 9 भी हमारे सोलर सिस्टम में नहीं बना होगा। इसके बजाय यह एक रॉक प्लैनेट होगा जिसे हमारे सूर्य की ग्रेविटी ने पकड़ लिया है। हालांकि इस प्लैनेट 9 की मौजूदगी की कंफर्मेशन अभी बाकी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं 5वें नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है वास्प 18b। इस ग्रह वास्प 18b का ऑर्बिटल पीरियड महज 1 दिन का है। यह वास्प 18b एक जुपिटर के साइज का प्लैनेट है जो अपने तारे के काफी करीब रहकर उसका ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह से इस ग्रह का होस्ट स्टार इस ग्रह को धीरे धीरे खाता जा रहा है, क्योंकि टाइडल डीएसेलेरेशन इस ग्रह को इसके तारे के और करीब लेती जा रही है। इस ग्रह की इसके तारे से करंट दूरी पर इसकी सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता होगा। वैज्ञानिकों को अभी भी इस बात ने हैरान कर रखा है कि यह ग्रह अभी भी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इस ग्रह के तारे की इनॉर्मस टाइडल इंटरेक्शन की वजह से इस ग्रह को नष्ट हो जाना चाहिए। हमारे लिए यह एक इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस है कि हमने एक ऐसे ग्रह को सही समय पर खोज लिया जिसे उसका तारा निगलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं 4थे नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है TW हाइड्रे बी। TW हाइड्रे बी एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो हमसे 176 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक मेन सीक्वेंस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। इस ग्रह का होस्ट स्टार 5 से 10 मिलियन साल ही पुराना है। यह तारा इतना यंग है कि उस प्लैनेट TW हाइड्रे बी को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस तारे को इतना टाइम ही नहीं हुआ है कि वो एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को किसी तरह से भी फॉर्म कर पाए। यह ग्रह अपने तारे और उसकी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के प्लैनेट बनाने वाली डस्ट से इतना दूर है कि जिससे ऐसा लगता है कि इस ग्रह को भी इस तारे ने कहीं से कैप्चर किया है। दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं 3रे नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है कैल्ट 4ab। यह ग्रह हमारी किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकाला लगता है। सोचिए आप किसी ऐसे ग्रह पर हों जिसके 1-2 नहीं बल्कि 3 सूर्य हों। कुछ ऐसा ही व्यू उस ऑब्जर्वर को रोजाना देखने को मिलता होगा जो कैल्ट 4 सिस्टम के इस ग्रह पर होगा। इस कैल्ट 4 सिस्टम को वैज्ञानिकों ने पहले एक नॉर्मल बाइनरी सिस्टम अज्यूम किया था। उसकी लेटेस्ट स्टडी से पता चला कि इसका एक तारा असल में 2 तारे हैं जो एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। इसी के साथ वो प्लैनेट भी कैल्ट 4a को काफी करीब से ऑर्बिट करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अनयूजुअल सिस्टम हमारी यह समझने में मदद कर सकता है कि हॉट जुपिटर्स कैसे बनते हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि उन तीनों तारों की ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से वो ग्रह एक तारे को काफी करीब से ऑर्बिट करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जहां हमारे पास है PSO। ये 318.5/22 हमारी समझ के अनुसार मून्स प्लैनेट को ऑर्बिट करते हैं और वो प्लैनेट आगे तारों को ऑर्बिट करते हैं। कुछ ऐसा ही माना जाता था इस ग्रह की खोज से पहले। इस ग्रह ने हमारी उस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया, क्योंकि यह वो ऐसा पहला ग्रह था जिसका कोई भी होस्ट स्टार हमारे द्वारा खोजा नहीं गया। प्लैनेट्स ऐसे ही स्पेस में नहीं बनते, उनके बनने के लिए मैटर का होना बहुत जरूरी है, जो हमें एक तारे की प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में आसानी से मिल जाता है। वहीं यह ग्रह, जो हमारे जुपिटर ग्रह से 50% बड़ा है, इस ग्रह की ल्यूमिनोसिटी और एज यही इंडिकेट करती है कि इसका एटमॉस्फेयर अभी भी काफी गर्म है, जो मुख्यतः मोल्टन आयरन और हॉट डस्ट से बना है। इस ग्रह के एग्जिस्ट करने की बेस्ट एक्सप्लेनेशन के अनुसार यह ग्रह अपने ओरिजिनल सिस्टम से बाहर निकल गया होगा और जिसके बाद ही यह स्पेस में ऐसे ही घूम रहा है। और इसी के साथ हम चलते हैं पहले नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है 55 कैंक्री ई। 55 कैंक्री ई एक ऐसा टेरेस्ट्रियल ग्रह है जिसकी कंपोजिशन काफी यूनिक है। यह ग्रह अपने तारे को मरकरी ग्रह से भी 25 गुना करीब रहकर ऑर्बिट करता है और यह वो पहला एक्सोप्लैनेट है जिसके एटमॉस्फेयर को हमारे द्वारा एनालाइज किया गया है। एक पॉपुलर थ्योरी के अनुसार यह ग्रह कार्बन रिच है, जो इस ग्रह के इंटीरियर के एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से डायमंड का बन गया होगा। यानी कि इस ग्रह का इंटीरियर पूरी तरह से डायमंड से बना होगा, जिसकी वजह से आज तक खोजे गए सभी एक्सोप्लैनेट्स में से यह ग्रह सबसे यूनिक है। दोस्तों ये थे वो कुछ ग्रह जिन्हें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।